Welcome to a new chapter, Key Characteristic of Public Sectors with Potential Implications for Financial Reportings। आज हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर्स के ऐसे कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से हमें इसके लिए अलहदा से स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत पेश आई, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IPSAS। नंबर वन, द वॉल्यूम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस का जो सिग्निफिकेंस होती है और वॉल्यूम वो पब्लिक सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर की निस्बत ज़्यादा होती है। अब पब्लिक सेक्टर्स में आप इक्वल एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप इक्वल एक्सचेंज कर रहे होते हैं, दोनों साइड से आपकी एक्सचेंज होती है वो इक्वल वैल्यू होती है। जबकि पब्लिक सेक्टर्स में जो आपकी एक्सचेंज होती है वो बेसिकली नॉन एक्सचेंज होती है। बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। इसी तरह दूसरा पॉइंट है द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रूव बजट्स। इन सब को अभी हम आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। नंबर 3 पे द नेचर ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम एंड लॉन्गिविटी ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, द नेचर ऑफ एंड पर्पज ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज इन द पब्लिक सेक्टर्स, द रेगुलेटरी रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटिटीज, स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग्स। इन सब को अब हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। Number 1, the volume and significance of non-exchange transactions. An entity receives value from another entity without directly receiving equal value in exchange. आप जो है दूसरी इंटिटी से आप कुछ चीज़ ले रहे हैं लेकिन आप इक्वल चीज़ नहीं दे रहे। जैसे आप टैक्स कलेक्टेड गवर्नमेंट करती है तो अब लाजमी बात ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट डिलीवर भी इक्वली कर रही हो सबको। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होती है, जैसे फेडरल गवर्नमेंट कोई ग्रांट किसी देती है, किसी मिनिस्ट्री को ग्रांट देती है, हालांकि उस मिनिस्ट्री से इतनी वो अर्निंग नहीं कर रही होती। तो जब आपका इक्वल ना हो तो वो नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बन जाती है। और नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो है बेसिकली वो पब्लिक सेक्टर्स ही की मेन खूबी में से आती है। ये डिफरेंट टू एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस किस तरह है? एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो कि नॉर्मल होती है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, वो कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, सेल ऑफ गुड और सर्विस टू कस्टमर जो करते हैं, तो बेसिकली आप जो सर्विस ले रहे होते हैं उसके अगेंस्ट एक लायबिलिटीज़ हो रही होती है, ठीक है। तो वो इक्वल्स टर्म में होती है। जैसे आप शॉपकीपर्स के पास जाएंगे और वहाँ से आप मिल्क परचेज़ करना चाहेंगे तो 1 लीटर मिल्क के उसके हिसाब से आप पैसे देंगे। तो बोथ 10 ट्रांजेक्शन इज बेसिकली एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इक्वल वैल्यू इन एक्सचेंज। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या होता है, ज़्यादातर जो एक पॉइंट है नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होती है, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट तो इक्वल नहीं होती। तो पहली खूबी जो है वो पब्लिक सेक्टर्स की होती है कि इसमें नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होती है। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटिटीज जो होती है वो प्रोवाइड सर्विस टू पब्लिक्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में जो मेन पर्पज़ होता है वो बेसिकली टू जनरेट प्रॉफिट होता है, जबकि पब्लिक सेक्टर्स को जब भी आपने देखनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो आपने उसकी सर्विस देखनी है कि वो सर्विस डिलीवरी में कितनी कामयाब हो रही है। सक्सेस कैन ओनली बी पार्टली एवेल्युएटेड बाय एग्जामिनेशंस ऑफ देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशंस। इसमें वो ये कह रहा है कि आप गवर्नमेंट एंटिटी की जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और पोजीशंस को पार्शली एवेल्युएटेड कर सकते हैं कि उसकी आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लें, उसकी पोजीशंस को देख लें, लेकिन मैं इससे आप 100% फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये ऑर्गेनाइजेशन कामयाब है कि नहीं कामयाब। द यूज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरली नीड ब्रॉडर इंफॉर्मेशन दैन द यूजर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटिटी रिपोर्ट्स। इसमें वो ये कह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर इंटिटी की रिपोर्ट में जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके मुकाबले में पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में आपको ब्रॉडर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि ब्रॉडर इंफॉर्मेशन का ताल्लुक बेसिकली इसमें सर्विस डिलीवरी के हवाले से है। तो आपने यहाँ पे सर्विस डिलीवरी को लाजमी फोकस करना होगा पब्लिक सेक्टर्स में। पब्लिक सेक्टर यूजर्स विल रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन सच एज। पब्लिक सेक्टर का जो यूज़र होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसकी बेस पे वो आपको अंदाज़ा लगाएगा कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कितनी कामयाबी से चल रही है। नंबर 1, हैज़ द एंटिटी प्रोवाइडेड इट्स सर्विसेज। क्या एंटिटी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर्स, कि टाइमली भी कर रही है और कम खर्च के साथ वो उसको पूरा कर रही हो। ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा, हाउ डिड द एंटिटी फाइनेंस इट एक्टिविटीज़ एंड मीट इट कैश रिक्वायरमेंट, कि एंटिटी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए जो खर्चा है
फाइनेंस वो कैसे कर रही है, अपनी कैश रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी कर रही है. दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2. एंड द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटिटी इज वर रेवेन्यू फ्रॉम करंट ईयर टैक्सेशंस. क्या जो आपने रेवेन्यू आया है ये करंट ईयर के टैक्सेशन से आया है. एंड द एंटिटीज अदर रिसोर्सेज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ करंट ईयर सर्विसेज. और एंटिटी के जो अदर रिसोर्सेज हैं क्या वो सफिशिएंट हैं कि वो कंपनी की करंट ईयर की सर्विस की कॉस्ट को फुलफिल कर सकें. और वाज पार्ट ऑफ द बर्डन ऑफ पेइंग फॉर करंट सर्विस शिफ्टेड टू फ्यूचर ईयर टैक्स पेयर. या आप ऐसे कि अभी आप खर्चा कर रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, आप डेफिसिट्स में जा रहे हैं और इस बर्डन को आप नेक्स्ट ईयर पे शिफ्ट कर रहे हैं, फ्यूचर ईयर टैक्स पेयर पे शिफ्ट कर रहे हैं. दीज आर द 3 क्वेश्चंस बेसिकली द पब्लिक सेक्टर यूजर नीड टू आस्क फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटिटी फॉर चेकिंग इट्स परफॉर्मेंस. नंबर 2 जो कि पब्लिक सेक्टर्स का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है प्राइवेट सेक्टर की निस्बत, वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रूव बजट. पब्लिक सेक्टर्स में अप्रूव बजट की बड़ी वैल्यू होती है. मोस्ट गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक सेक्टर्स एंटिटीज प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल बजट कवरिंग एरियाज सच एज रेवेन्यू एंड कैपिटल स्पेंडिंग. एंटिटीज में आल्सो डेवलप बजट्स कवरिंग लॉन्गर टाइम स्केल. एंटिटीज़ जो सालाना बजट बनाती है जिसमें वो रेवेन्यू और कैपिटल स्पेंडिंग के हवाले से फोकस करती है, उसके अलावा कुछ लॉन्गर टाइम स्केल के बजट भी बनाती है. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बादशाह डैम बना रही है, तो बादशाह डैम जो है वो 1 साल में नहीं बन जाता, 2 साल में नहीं बन जाता, उसको 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, इवन लॉन्गर टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. तो उसमें आप फिर उसका जो एक स्पेसिफिक बजट बनाते हैं वो लॉन्गर टाइम स्केल के लिए एक बजट बनाते हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर्स की खूबी होती है. These budget documents are often widely distributed and published. जो कि पब्लिक सेक्टर जो होती है ये अवाम को जवाबदेह होती है, पब्लिक को. तो आप जो भी बजट बनाते हैं आप इसको वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं, ये इजीली एक्सेसिबल होता है कि आप स्टडी कर सकते हैं. जबकि इसकी निस्बत इन द प्राइवेट सेक्टर्स क्या होता है, जो कमर्शियल कॉन्फिडेंशियली मीन्स डैट बजट विल वेरी रेयरली बी मेड पब्लिकली अवेलेबल. पब्लिक सेक्टर्स में जो बजट होता है बेसिकली उसको पब्लिक को नहीं वो प्रेजेंट किया जाता, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है नॉर्मली. अच्छा, अब गवर्नमेंट जो होती है ओवरऑल बजट इज यूजली द बेसिस ऑफ. गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसमें वो क्या तय करती है. फॉर एग्जांपल सेटिंग टैक्सेशन लेवल. इस साल जो नेक्स्ट ईयर जिसका बजट पेश किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में भी 2 जून के स्टार्टिंग में मिशन बजट पेश कर दिया जाता है, तो उसमें बेसिकली द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो सेटिंग टैक्सेशन लेवल को सेट किया जाता है कि आपने कितना टैक्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना है. जैसे भी IMF भी आपको कहता है कि आपने इतना टैक्स इकट्ठा करना है, तो उसके लिए एक आप फिर टारगेट सेट करते हैं. पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग लेजिस्लेटिव अप्रूवल फॉर स्पेंडिंग. अब इसके अलावा आप देखें उसको लेजिस्लेटिव अप्रूवल भी लेनी होती है, आपने कौमी असम्बली से, सेनेट से उसकी जो आपने स्पेंडिंग करनी होती है उसकी अप्रूवल लेते हैं. एंड द मैकेनिज्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग कंप्लाइंस विद लीगल रिक्वायरमेंट. आपने उस खर्चे को कैसे करना है, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन सारों को देख कर इसके मुताबिक आप उसको अपने जो है बजट बनाते हैं और उसको फिर खर्च करते हैं उसके मुताबिक. अच्छा, बजट की जो सिग्निफिकेंस होती है, इंफॉर्मेशंस दैट हेल्प यूज़र एक्सेस. अब बजट की वजह से जो यूज़र होता है पब्लिक सेक्टर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो क्या एक्सेस करता है, वो उससे क्या नताइज अगस्त करता है. बेसिकली जब साल गुजर जाता है तो वो देखता है कि इस गवर्नमेंट एंटिटी का बजट इतना रखा गया था और अब इसकी एक्चुअल स्पेंडिंग कितनी होगी. नंबर 1 एक्चुअल स्पेंडिंग अगेंस्ट बजट एस्टिमेट्स. आपने बजट एस्टिमेशन कितनी रखी हुई थी और आपने एक्चुअल स्पेंडिंग कितनी की. तो यहाँ से आप असेस करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने करंट ईयर में फाइनेंशियल एक्सपेक्ट से क्या परफॉर्म किया है. द रिजल्टिंग बजटरी सरप्लस और डेफिसिट्स फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड्स कंपेयर्ड विद डेट बजट्स. कि आपने साल के शुरू में जो बजट रखा था, आप साल के आखिर में जब रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर जून 2024 से स्टार्ट हुआ और जुलाई 2024 से स्टार्ट होकर और जून 2025 में क्लोज हो गया, तो ये एक रिपोर्टिंग पीरियड होगा. इसके लिए आपने जो बजट रखा वो जब साल कंप्लीट हो गया तो अब आपने क्या, आपका बजट आपके पास बच गया तो सरप्लस में हुआ. अगर आपने सारा बजट यूज कर लिया और एक्स्ट्रा आपने उल्टा खर्चा हुआ आप तो डेफिसिट्स में हो गए.
इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग हाउ वेल अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी हैज मेट्स इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या आपके जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव थे, जो आपके टारगेट्स थे, क्या आपने उसको फुलफिल किया? तो यूज़र जो है वो बेसिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से इस सारी चीज़ों को जज कर लेता है। नंबर 3, पब्लिक सेक्टर की तीसरी खूबी जो कि उसको डिफ्रेंशिएट करती है प्राइवेट सेक्टर से, द नेचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स एंड द लॉन्गेविटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स। बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर्स का प्रोग्राम होता है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए चलना होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल कंट्रोल आप मे चेंज रेगुलरली, आपकी पॉलिटिकल हुकूमत चेंज होती रहती है, लेकिन जो आपकी नेशनल गवर्नमेंट होती है वो एग्जिस्ट रहती है। इसका मतलब ये है कि आपकी हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं, जो रियासत है आपकी रियासत वो बरकरार रहती है। तो तीसरा पॉइंट है वो यही है कि आपके पब्लिक सेक्टर की नेचर ये लॉन्ग अरसे के लिए होती है और रियासत बरकरार रहेगी, जबकि आपकी गवर्नमेंट बेशक चेंज हो जाए, आपके प्रोग्राम ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अब बादशाह डैम किस गवर्नमेंट ने किस पीएम के दौर में स्टार्ट हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद नेक्स्ट पीएम कौन है और नेक्स्ट पीएम के, बेशक वो दूसरी पार्टीज आती रहे, लेकिन आपके जो प्रोजेक्ट है वो चलता रहता है लॉन्ग पीरियड के लिए। चौथी खूबी जो कि पब्लिक सेक्टर को डिफ्रेंशिएट करती है प्राइवेट सेक्टर की, द नेचर ऑफ एंड द पर्पज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द पब्लिक सेक्टर्स। लेकिन पब्लिक सेक्टर्स में जो आप पीपीई रखते हैं, पीपीई का मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इसको रखने का जो आपका प्राइवेट सेक्टर में पर्पज़ होता है वो कैश फ्लो जनरेट करना होता है, जबकि पब्लिक सेक्टर में इसका पर्पज़ होता है टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, जो कैश फ्लो जनरेट करते हैं बेसिकली उसका पर्पज़ होता है कि आप कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट्स ऑफ द एंटिटी, कंपनी के लिए प्रॉफिट अर्न किया जाए। जबकि पब्लिक सेक्टर में जो आप प्रोवाइड गुड एंड सर्विसेज होती है, इसका पर्पज़ होता है कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स, कि आवाम की बेहतरी की जाए। अब देखें पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में आप प्रॉफिट मेन पर्पज़, जबकि पब्लिक सेक्टर्स में आवाम की बेहतरी आपका मेन पर्पज़ होता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इन पब्लिक सेक्टर्स इन सर्टेन एसेट्स विल जनरेट कैश फ्लो, कुछ आपके जो एसेट्स होते हैं पब्लिक सेक्टर में वो कैश जनरेट करते हैं, बट इन मोस्ट केसेस सच कैश इनफ्लो जनरेशन विल नॉट बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग देम। फॉर एग्जांपल मोटरवे के ऊपर आपसे टोल टैक्स लिया जाता है, तो अब मोटरवे का मेन पर्पस टोल टैक्स इकट्ठा करना नहीं है, मोटरवे का मेन पर्पस आपको सर्विस डिलीवरी करना है, आप रोड को यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह ईजिली पहुंच सकते हैं, तो ये मेन पर्पस। वो टोल टैक्स इकट्ठे करती है, वो उसकी एक कैश फ्लो इनफ्लो है, लेकिन वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। नंबर 5th पॉइंट, द रेगुलेटरी रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटी। पब्लिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो डिफरेंट कंपनीज को लाइसेंस इशूज़ करते हैं, जिसकी बेस पे वो आपके कंट्री पे, आपकी सिटी में, आपके डोमेन में ऑपरेट कर सकते हैं। इन रेगुलेटरी इस जो लाइसेंस देने के अगेंस्ट गवर्नमेंट उनसे कुछ चार्ज करती है, वो जो चार्ज करती है मंथली और जो ईयरली, मंथली, क्वार्टरली या साल के शुरू में जो इकट्ठा एक लमसम लेती है, उसको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैसे डालना है ये भी आपको साफ बाद में बताएगा। लेकिन मेन यहाँ पे है कि पब्लिक सेक्टर का रेगुलेटरी रोल होता है, जिसकी बेस पे वो उसको रेगुलेट कर सकती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेटरी रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जोंग जो मोबाइल की कंपनी वो ऑपरेट कर रही है, तो उसने एक लाइसेंस लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीड टू बी कंसिडर्ड इन द डिटर्मिनेशंस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन द पब्लिक सेक्टर्स। अब ये कह रहा है कि ये जो रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पब्लिक सेक्टर्स की, इसको हमें कंसीडर करना चाहिए रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर, और उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर उसको शामिल करना चाहिए, उसकी जो वैल्यू है उसको इंटर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ये बाद में देखा जाएगा। नंबर 6, द मेन फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। Point number 6, statistical basis of accountings. Most government produce two type of financial informations. Government financial statistic, जिसको कहते हैं GFS, ये बेसिकली ऑन द जनरल गवर्नमेंट सेक्टर्स पे बनाई जाती है। जनरल गवर्नमेंट सेक्टर इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब डिटेल में पढ़ेंगे उन स्लाइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसको ये है कि ये जैसे कुछ सेक्टर्स होते हैं
जैसे बिल्कुल वो जनरल गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्ट जो हो गई, कोर्ट अब वो एक उसका काम है कि वो कोर्ट्स के डिसीजंस और अवाम में इंसाफ के का, तो ये जनरल गवर्नमेंट सेक्टर्स में आएगी। इसकी जब भी बनाएंगे तो हम इसको गवर्नमेंट फिनेंशियल स्टैटिस्टिकल के एंगल से उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। जबकि नंबर 2 जो है, जिसको हम डिटेल में आगे पूरे एहसास में स्टडी करेंगे, जनरल पर्पस फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको नॉर्मली हम फिनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एट एन एंटिटी लेवल्स इंक्लूडिंग द होल ऑफ गवर्नमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी। तो जनरली जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं वो बेसिकली ये नंबर 2 वाली होती है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि जनरल पर्पस के लिए होती है। तो ये वो 6 पॉइंट हैं गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर्स के, जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर की निस्बत। और इन्हीं 6 पॉइंट की वजह से हमें इसके लिए अलहदा से इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने पड़े। और वो स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये एंड होता है। पब्लिक सेक्टर्स की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने स्टडी की हैं। एक दफ़ा दोबारा देख लें। नंबर 1, द वॉल्यूम एंड सिग्निफिकेंट ऑफ नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रूव बजट्स, द नेचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम and the longevity of public sectors, the nature of and purpose of assets liabilities in the public sectors, the regulatory role of public sector entities, statistical basis of accounting.